हमने इसके बारे में कल बात कर ली थी कि मेरा डिसीजन क्या है, यानी मुझे सुपरवाइजर की तैयारी करनी है या एलडीसी की। तो इससे पहले की वीडियो ना, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है कि मैंने इस जॉब को क्यों चुना था और एलडीसी को दूसरी प्रायोरिटी क्यों रखा था। क्योंकि एक तैयारी से दोनों की तैयारी हो जाएगी, लेकिन इसमें जो बी पार्ट है ना वो थोड़ा अलग हो जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो मेरा सुपरवाइजर है, आप सबको पता होगा कि हमारा सिलेबस दो भागों में बटा हुआ है। यानी पहले में जो कॉमन चीज़ें हैं, जो हमारा सुपरवाइजर है ना वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो पहला भाग है, वो तो सब हमें एग्जाम देते हैं जितने भी राजस्थान में वो कॉमन आते हैं, यानी मैथ है, जीके है, हिंदी है और इंग्लिश है। मैथ में कितने क्वेश्चन, मैथ के कितने अंक, 25, जीके के 30, हिंदी के 25 और इंग्लिश के 15। ये हमारे टोटल कितने हुए, 95 अंक। आप सबको पता है जो भाग 1 है जो, और भाग 2। ये भाग 2 है ना, सबको इसी में ज़्यादा परेशानी आ रही है कि इस कंटेंट को पढ़े कहाँ से। ना तो मार्केट में इसकी बुक सफिशिएंट यानी शुद्ध और उस कंटेंट के आधार पर कोई बुक है, क्योंकि इसका सिलेबस भी कुछ ऐसा ही है थोड़ा थोड़ा। बस थोड़ा 3 टॉपिक दे दिए हैं कि प्रारंभिक देखभाल बच्चों की और स्वास्थ्य और प्रबंधकीय गुण, ये दे दिए हैं 3 टॉपिक। तो अब कहाँ से क्या पढ़ना है, लेकिन मैंने अपने आधार पर जो बुक चॉइस करी है ना वो आपको बताऊंगी कैसी हैं। लेकिन जो 2 भाग है ना, दूसरा पार्ट है, वो हमारा 105 अंक का है। अंक भी काफ़ी हैं और इसका जो मटेरियल है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसको भी मैं इसके बारे में आपके सामने चर्चा करूँगी। जो मैं कुछ पढ़ के आऊँगी एक दिन में, उसको मैं यहाँ पर चर्चा करूँ। तो आज मैंने जो पार्ट पढ़ा है वो कौन सी बुक से पढ़ा है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करूँगी। और जो बहुत मेन है ना 105, इसको तो सब तैयारी कर लेंगे, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं ना वो सब इसकी तैयारी करेंगे। महिलाएं, क्योंकि जो सुपरवाइजर है ना जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, आप सबको पता है। तो लड़की तो इसके पेपर देंगी नहीं, और जब वैकेंसी भी काफ़ी कम है तो इसमें कंपटीशन थोड़ा हार्ड, बहुत ज़्यादा ही हार्ड रहेगा। और पार्ट 2 है ना, तो उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लूँगा। आपने सब देख लिया होगा, लेकिन मैं सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊँगी। भले टाइम ज़्यादा लग जाए, हमारे पास मान के चलो 112 दिन है, यानी जो हमारी फरवरी वो तो निकल चुकी है, आज 24 तारीख हो गई, तो 24, 25, 28 तारीख तक। तो इसमें बचे कितने दिन है आप देख लेना। और फरवरी है, मार्च है, तो इसमें दिन कितने बचे, फरवरी के 24 हो गए, 25, 26, 27, यानी 4 दिन तो ये बचे हैं। और फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30, यानी 18 जून को तो हमारा पेपर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। तो हमारे पास दिन कितने हो गए, 4, 5, 6 और 8, 10, 14, हाँ 16, 1, 2, 5, 8, 10, 11, यानी हमारे पास कुल 114 दिन हैं। तो 114 दिन में हम क्या क्या कवर, पार्ट 2 को तो कवर कर लेंगे। मैं सप्ताह में जो पार्ट 1 है ना, जो मैंने कुछ याद किया है उसके बारे में भी मैं कुछ बता दिया करूँगी। जो मैं याद कर रही हूँ ना उसका मैं यहाँ पर एक रैपिड रिवीजन कर लिया करूँगी, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लेकिन वो मैं एक सप्ताह में बस एक वीडियो रखा करूँगी उसके बारे में, लेकिन मैं इसको मैं रोज़ाना वीडियो दिया करूँगी। पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे को भी आ रही है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ और मैं बताऊँगी कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो पार्ट 2 है ना, उसका सिलेबस देखते हैं हम। सबसे पहले प्रबंधकीय गुण, ये हमारे 20 अंक के आए है ना। और दूसरा है शिशु प्रारंभिक देखभाल, यानी जो हमारा आप सबको पता है आंगनवाड़ी यानी बाल वाटिकाएँ हैं, और जो सालापुर कक्षाएँ वो कहते हैं, इनके कई नाम हैं। और वैज्ञानिक रूप में तो उसे किंडर गार्डन या मॉन्टेसरी वगैरह और फ्रॉवेल वगैरह ने दिया है उनका नाम, तो वो भी कहते हैं। तो उनमें बच्चों की देखभाल होती है, यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है ना जो विद्यालय में देते हैं, उससे पहले की जो शिक्षा दी जाती है उसका विकास, देखभाल, विकास कैसे किया जाता है, संज्ञानात्मक, भाषाई
और उनका खेल में क्या योगदान होता है, उनका खेल में क्या योगदान होता है उसके विकास में। तो उसके बारे में हम सब शिशु का प्रारंभ देख रहे हैं। शिशु के जो शिशु होता है वो दूसरे पर निर्भर होता है, उसकी देखभाल हमें करनी है, यानी एक पालनकर्ता होती है तो उसको देखभाल करनी है। मान के चलो मम्मी है, पापा है, पालनकर्ता ज़्यादातर स्त्रियाँ ही होती हैं। तो वो कैसे देखभाल करेगी, उसकी भाषा वो कैसे विकसित करेगी और उसका विकास कैसे करेगी, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका अंक है 20, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। ये 20 अंक हो गया। और तीसरा है स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य यानी बालक का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए और क्या क्या कमी होनी चाहिए, हम सब पढ़ेंगे। स्वास्थ्य पोषण और योजनाएं, जो योजनाएं चलाई जाती है ना सरकार द्वारा माताएं के लिए, मातृ पोषण योजनाएं जिसमें 6000 रुपये मिलते हैं, वो हम सब देखेंगे योजनाओं के बारे में। लेकिन जो 105 नंबर हैं जो बहुत मायने रखते हैं, यही से यहाँ पर डिसीजन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मान के चलिए हमें पता है इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा लेकिन क्या करें, तैयारी करनी है तो फिर सटीक रणनीति के हिसाब से ही करनी चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ रणनीति। तो सबसे पहले हम जो शिशु प्रारंभिक देखभाल है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य योजना पोषण, और उसके बाद देखेंगे प्रबंधकीय योजना। तो सबसे पहले हम 20 अंकों को निकालेंगे। लेकिन जो स्वास्थ्य योजना है ना, ये 65 अंक की है। ये 65 अंक की है स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य में हो जाता है कि बच्चे को स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। अब नहीं करेंगे चर्चा, थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन हम एक एक करके सभी चैप्टरों को निपटाएंगे और बहुत हिसाब से निपटाएंगे और बहुत समझदारी से। जो मैं बताऊंगी मैं आपको कहाँ से पढ़ा रही हूँ और मैंने कहाँ से पढ़ाई है, क्योंकि बताना ज़रूरी है ना कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या हमारे पास जो मटेरियल है वो प्रॉपर हैगा। आप सबको पता है इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली में चलता है ना, विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी इग्नू वाला। तो ये आपके पास पता होगा कि ECC कोर्स होता है, तो उसमें मेरी सिस्टर ने किया था। तो मैं इस बुकों को पढ़ रही हूँ। यानी DCC 1 है, इसकी 3 बुकें हैं, और DCC 2 है उसकी भी 2 बुकें हैं, और 3 है उसकी भी 2, यानी टोटल 7 बुकें हैं। मैं इन सबको अध्ययन करूँगी और मैं आपको बीच बीच में जो महत्वपूर्ण है उसको बताऊँगी। यदि आपके पास ये बुकें हैं तो आप उसे ज़रूर पढ़ना, और इसमें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इसे यदि आपके पास ये बुकें हैं तो। और बहुत सरल भाषा है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तभी मैंने चॉइस किया। भले ही 7 बुकें हैं लेकिन मैंने बहुत कम समय में पढ़ लूँगी। और एक बुक मैंने ये पहले खरीदी थी, लक्ष्य वाली है ना, तो इसमें बहुत शॉर्ट दे रखा है तो थोड़ा समझ कम आएगा पहली बार पढ़ोगे तो। लेकिन आप इन बुकों को पढ़ोगे ना DCC वालों की, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो आप इसको पढ़ना पहले DCC को, फिर आप लक्ष्य को पढ़ना, बहुत अच्छी समझ में आएगा। लेकिन इसमें शॉर्ट है ना, आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगी, तो इसको भी रखना अपने पास, तो इसको भी पढ़ना। मैंने इनसे पहले इसको लिया था, फिर मैंने सिलेबस के हिसाब से इसको लिखा। तो बहुत अच्छी बुक है, इनको पढ़ना जरूर। मैं इनमें से पढ़ाऊँगी और बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत समझ के साथ मान के चलो आपका बचपन याद आ जाएगा कि आपका बचपन बीता कैसे और आज का बचपन कैसा चल रहा है, सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि अब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो अपने बचपन को भूल जाते हैं, तो इसमें से हम सब कुछ ध्यान रखेंगे। तो इस बुक के पहले बता देती हूँ, ये बुक है ना, लेखकों ने पहले बता दिया कि हमने इसमें स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया, यानी बालिका को ही लिंग समानुपात को रखकर, संतुलन को रखकर हमने स्त्रीलिंग को ही रखा है। और स्त्रीलिंग को रखकर हमने पालनकर्ता को भी स्त्रीलिंग माना है और बालिकाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो स्त्रीलिंग इसमें प्रयोग कर रहे हैं वो सिर्फ बालिकाओं के विकास के लिए नहीं, इसमें बाल और बालिका दोनों के विकास, देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण सबके बारे में है। लेकिन उन्होंने अपनी पता नहीं किसी अनुसंधान के अनुसार उन्होंने सोचा है। हमारा पहला चैप्टर चलेगा, इस बुक के 2 खंड है, लेकिन आज हम एक पार्ट को निपटाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज देखते हैं। हाँ, पहला इकाई 1 कौन सा है? बाल्यकाल के अनुभव। बाल्यकाल के अनुभव
यानी जो बालक होता है उसके अनुभव क्या होते हैं। यानी बाल अवस्था में आप जानते हैं, बाल अवस्था यानी हम जो बुक है ना, ईसीसी बुक है ना, एक कोर्स चल रहा है बहुत, और कर ही रहे होंगे आप, तो बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें जन्म से लेकर या जन्म पूर्व से लेकर 6 वर्ष के बच्चे तक की इसमें पूरी इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उसके बाद वे विद्यालय में चले जाते हैं। आपको पता है जब भी 6 वर्ष के हो जाते हैं तो वो कक्षा 1 में बैठते हैं, 7 में हो जाते हैं तो 2 कक्षा में बैठते हैं, ये सब होता है। तो हम बस 6 वर्ष के तक के बच्चों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम बाल्यकालिक अनुभव में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो बालिका में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रस्तावना में आप जानेंगे कि प्रस्तावना इसके बारे में क्या जानकारी है। और दूसरा पढ़ेंगे हम कैसा होता है बचपन, और बाल्यावस्था की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। बाल्यावस्था के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। मैं जल्दी प्रयास करूँगी, नहीं बहुत लंबा खिंच जाएगा ये पाठ। और चौथा है सारांश, और 5वां पढ़ेंगे हम बोध प्रश्न। यानी जो कुछ हम जब पाठ पढ़ लेते हैं, आप सबको पता होगा, जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते हैं 6ठी 7वीं में, तो कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और बोधात्मक प्रश्न, तो उनका उत्तर हमें ढूंढना पड़ता है किताब में। लेकिन इसमें प्रश्नों के उत्तर बाद में दिए गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रस्तावना। यानी बाल्यकालिक अनुभव क्या है, यानी बालक के अनुभव क्या होते हैं। यानी बालक अपने विकास कैसे करता है, खेल के माध्यम से, अपनी माँ से बात करते हुए, और माँ उसका सहयोग कैसे करती है खेलों में। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बाल्यकालिक अनुभव प्रस्तावना। क्या आपको अपने बचपन की कुछ घटनाएं और बालक के रूप में अपने विचार और अनुभव याद हैं? घटनाएं तो ऐसी हैं, इसकी भाषा इतनी सरल है कि आप पढ़ने में आनंद आ जाएगा। आप इसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी सबसे। आप इसे सरसरी निगाह से सुन लेना, और फिर आप उस लक्ष्य की क्लास है ना, उस लक्ष्य क्लास की बुक है, उसको आप पढ़ लेना, उसे याद कर लेना। विचार और अनुभव याद होंगे। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो हमें काफ़ी देर तक याद रहती हैं, कुछ धुंधली पड़ जाती हैं, और कहीं तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इस इकाई का उद्देश्य बाल्यावस्था के कुछ अनुभव और भावनाओं को पुनः स्मरण कराना है। बच्चों में कई समानता होती हैं, यानी बच्चों में कई समानता होती हैं जो सभी बच्चों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। समानता होती हैं, परंतु प्रत्येक के बचपन के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। यानी बचपन भिन्न भिन्न होते हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में किसी का परिवार अच्छा है, किसी का व्यवसाय में अच्छा है, किसी का कृषि में अच्छा है, तो सबके बचपन अलग अलग, उनका अनुभव भी अलग अलग होता है। तो इसलिए सब बच्चों का बचपन अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए सबके अनुभव एक से नहीं होते, लेकिन बचपन सबका बीतता है। भिन्न भिन्न। तो बच्चों को समझना ना केवल उनके साथ अंत्यक्रिया में सहायक होता है, तो उनके लिए सेवाएं और कार्यक्रम आयोजित करने में आदर का काम करता है। इसलिए उन बच्चों को सेवाएं भी प्रदान करी जाती हैं। ये सेवा ही तो है एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, एक सेवा ही है उनके बच्चों के लिए। क्या माँ बाप उनके बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकते, लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए, एक शिक्षित, एक प्रशिक्षण व्यक्ति का इस विकास में बहुत योगदान होता है। तो प्रस्तावना हमने पढ़ ली कि हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम उद्देश्य, यानी हम इस पाठ को पढ़ करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बच्चों के कुछ आम अनुभवों और उनकी विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे, तथा यह भी बता सकेंगे विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश बच्चों के अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। ओके, उद्देश्य हो गए। अब पढ़ते हम कैसा होता है बचपन। बहुत अच्छा है। माला एक 5 वर्षीय फुर्तीली, माला नाम की लड़की है, बहुत फुर्तीली और सुस्ती, मतलब बहुत तंदुरुस्ती और जिज्ञासु बालिका है।
एक दिन दोपहर को खाना खाते हुए उसकी नज़र आलू की सब्जी में सरसों के दाने में पड़ती है। वह उसे निकाल कर खेलने लगती है। वह उसे ऊपर फेंकती है और जैसे दाना मेज पर गिरता है वह कहती है, देखो माँ, यह छोटी सी गेंद है, शायद इससे चींटियाँ खिलती होंगी। तो ये उसके अनुभव है ना, उसकी सोच इतनी है, वो ऐसा तो सोच नहीं सकती कि चींटी भी एक जीव है और उसमें इतनी छोटी होती है। अब समझ लेना, ठीक है। वो बच्चों का खेल है, वो खेल को भी काम समझते हो, काम को भी खेल समझते हैं। उनकी तो बात छोड़ो बच्चों की। तो और एक एक लड़का है 3 वर्षीय मनोज, अपने घर में नवजात भाई को देखकर हैरान हो जाता है। यानी नवजात बालक क्या कहते हैं, नवजात बालक का में इसमें नवजात भाई यानी नवजात बालक आया है। तो नवजात किसे कहते हैं? नवजात कहते हैं 1 महीने के बच्चे को। आप पढ़ोगे नवजात क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था है, सबको पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बताते चलूंगी नवजात क्या है। नवजात 1 महीने का बालक होता है, उसे नवजात शिशु कहते हैं। तो नवजात शिशु को देखकर हैरान हो जाता है। छोटे भाई के आने से माता पिता का स्नेह व ध्यान उसकी ओर भी बढ़ गया। यानी अब बच्चे 2 हो गए, तो छोटे बच्चे की ओर माँ बाप का ध्यान चला गया। तो इस स्थिति से वह प्रसन्न तो नहीं है, किंतु फिर भी उसे भाई के रूप में स्वीकार करने व उसे स्नेहशील आचरण करने का प्रयत्न करता है। एक दिन जब शिशु के कारण तैयार होने से माँ को देर हो जाती है, तो मनोज तेजी से बोलता है, माँ, इसे किसी और को दे दो, फिर हमें कभी देर नहीं होगी। उसे क्या पता कि जिसको नहीं दे सकते इसका पुत्र है, ये मेरा भाई है, लेकिन वो इतना विकास नहीं हो पाया, धीरे धीरे विकास होगा। तारा 4 वर्ष की होने वाली है। अन्य बच्चों की तरह वह भी बारिश में खेलना बहुत पसंद करती है। एक दिन वह बारिश में बाहर खेल रही थी। परिवार के अन्य सदस्य कमरे में बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद तारा हंसते हुए कमरे में आती है, अपनी मौसी से लिपटती है। यानी वर्षा में खेल रही है तारा नाम की लड़की, और वो वर्षा में खेलती है, भीगती है, नहाती है और अपनी मौसी के पास आ जाती है, क्योंकि उसे कहा बहुत अच्छा प्यारी लड़की। क्योंकि बच्चे प्रशंसा पाना बहुत, अब पढ़ोगे, प्रशंसा पाना बहुत अच्छा लगता है उन्हें, कि उन्हें प्रशंसा करे, उन्हें दुलार करे, प्यार करे, स्नेह करे, आचरण करने का प्रयत्न करता है। एक दिन जब शिशु के कारण तैयार होने से बाहर खेल रही थी, तो परिवार के अन्य सदस्य कमरे में बैठे थे। थोड़ी देर बाद तारा हंसते हुए कमरे में आती है और मौसी से लिपटती है और फिर बाहर खेलने चली जाती है। जब उसे अन्य लोगों के साथ बैठने के लिए कहा जाता है, तो वह मना करने लगती है, नहीं नहीं, मैं तो बाहर खेलूंगी। तारा यह खेल काफी समय तक चलता रहता है, जब तक बारिश होती जब तक तो चलते ही रहता होगा। उपयुक्त घटनाएं बच्चों की भावनाओं, ये हमने 3 घटनाएं पढ़ी है ना, तारा की, मनोज की और ऊपर की वो लड़की है वो सरसों वाली। तो उपयुक्त घटनाएं बच्चों की भावनाओं और उनके खेल के प्रति लगाव प्रदर्शित करती हैं। यानी उनका खेलों के प्रति कितना लगाव है। केवल बच्चे ही सरसों के बीज को, गेंद, मिट्टी के ढेले को, मिठाई का टुकड़ा और टीन के डिब्बे को मकान के रूप में देख सकते हैं। बच्चे ही ऐसा देख सकते हैं, अब बड़े लोग तो नहीं देख सकते। भैंस को किशोरावस्था हम जैसे तो नहीं देख सकते ना, हमको पता है ना कि सरसों क्या है, सरसों क्या है, क्या उसे चींटी खिलती है, तो देख सकते हैं। कल्पना की उड़ान उनके लिए बहुत आसान होती है और ये वस्तुओं को कुछ ऐसी विशेषता प्रदान कर देते हैं जो उनमें वास्तविक रूप से नहीं होती हैं, जैसे कि माला ने सरसों के दाने के साथ किया। दूसरी घटना में एक बालक की अपने छोटे भाई के जन्म पर प्रतिक्रिया झलकती है, जो ईर्ष्या और नापसंदी से लेकर खुशी तक हो जाती है, खुशी तक हो सकती है। तीसरी घटना बालिका के स्वावलंबी होने का प्रयास करती है। स्वावलंबी यानी अपने कार्य को स्वयं करना, उसमें स्वावलंबी भी आ गया, ईर्ष्या भी आ गई। कौन कहता है कि बच्चों में प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या नहीं होती है ना। और नापसंदी से लेकर खुशी तक हो सकती है। तीसरी घटना बालिका के स्वावलंबी होने के प्रयास को दर्शाती है। तारा यह नोट करने लगी कि वह कुछ कार्य स्वयं कर सकती है और उसे सदैव बड़ों के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि तारा स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख रही है, फिर भी उनके लिए अपने प्रिय और विश्वस्त लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। तारा का कमरे में बार बार आना उसकी इस भावना को दर्शाता है। बच्चों को क्षमताओं के बारे में वयस्कों की धारणा हमेशा सही नहीं होती है। यानी जो बच्चों के प्रति बड़े लोगों की धारणाएं होती हैं वो सही नहीं होती हैं। यह अक्सर माना जाता है कि बच्चों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं होती है। वे मानते हैं कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है अपने आसपास की घटनाओं में, लेकिन घटनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह उन्हें समझ भी नहीं पाते। यह भी समझा जाता है कि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तभी वह सोचना व समझना शुरू करते हैं। यह धारणा गलत है। हम जानते हैं कि शिशु बोलना शुरू करने से पहले
बहुत शब्द समझ सकते हैं। यानी जब बालक, आपको पता होगा कि बालक जब 1 वर्ष का होता है तो वो एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो बच्चे पहले बोलने से पहले वो उस शब्द को समझ लेते हैं। बार बार उसकी मम्मी उसके पापा बार बार उस शब्द को बोलते हैं तो वो पहले ही समझ लेते हैं बोलने से पहले। तो ऐसे लोग हैं जो बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि छोटे मोटे काम और अपनी देखभाल स्वयं करें और वयस्कों की भावना का सहारे के बिना ही स्कूल जाना शुरू कर दें। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि बच्चे भोले वाले और अनजान होते हैं, आसपास घटित होने वाली घटनाओं को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, तो कोई भी सौभाग्य या कार्य ठीक तरह से नहीं कर सकते। वयस्कों की यह धारणा भी गलत है कि बचपन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं घटता। इसमें दो युवाओं के विचार दिए गए हैं कि एक युवा तो सोच रहा है कि बच्चे कुछ नहीं समझते हैं और एक सोच रहा है कि इनको ये समझते हैं और समझने के बाद ही वो कुछ बोलते हैं। वयस्कों की तरह ही बच्चों के भी विचार और भावनाएं होती हैं। अंतर केवल इतना है कि बच्चों के सोचने का ढंग और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग भिन्न होता है। जिस प्रकार माता पिता नवजात शिशु को गोदी में उठाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, इसी शिशु को अपने माता पिता के स्नेह व प्यार की भावनाओं का एहसास होता है। जब माँ पिता उस बच्चे को उठाते हैं तो उसे प्रेम का एहसास होता है, स्नेह का एहसास होता है। क्या उन्हें एहसास नहीं होगा? होता है ना। यदि जब अनजान व्यक्ति उस बच्चे को लेता है तो कैसा रोने लगता है? रोने लगता है ना। तो क्या उसे प्रेम और स्नेह का एहसास नहीं हुआ है ना, तभी तो वो रो रहे हैं। अपने प्रति माता पिता स्नेह प्रेम भावना का एहसास हो जाता है। एक 8 महीने की बालिका बोल नहीं सकती, फिर भी उसे यह समझ आ जाता है कि उसे डांटा जा रहा है। इन्हीं 8 माह की बालिका होती है ना, तो वो समझ आती है कि मुझे डांटा जा रहा है, मुझे प्रेम किया जा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकती, वो समझ सकती है। आप इन छोटे छोटे पॉइंट है ना, उनको पकड़ते चलिए कि 8 माह की बालिका वो डांटने पर समझती है कि मुझे डांटा जा रहा है या प्यार से कुछ कहा जा रहा है। वह कई वाक्य जैसे कि वह मुझे दूर नहीं, ऐसे मत करो समझती है और उन पर प्रतिक्रिया करती है। अगर इस 10 मास की बालिका के साथ लुक्का छुपी का खेल खेला जाए तो वह भी हिस्सा लेती है और छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है। यानी कि वह समझती है कि वह व्यक्ति कहीं कहीं छुपा हुआ है, वो उसे ढूंढने का प्रयास करती है। 10 माह की बालिका विचार। हमें शिशु की उपयुक्त उपलब्धियों से यह ज्ञात होता है कि बालिका में विचार शक्ति है। हमें शिशु की उपयुक्त उपलब्धियां शायद बहुत ही साधारण सी प्रतीत हो, परंतु अगर आप किसी बालिका को देखें तो जिसने अभी चलना सीखा है, तो आप देखेंगे कि वह कितनी मजे से पूरे घर में चलती है पूरे घर में चलती है और गिरने पर स्वयं उठकर पुनः चलने लगती है। आपने देखा होगा कि वह पूरे विश्वास के साथ कुछ कदम उठाती है और फिर आश्वासन के लिए पीछे मुड़कर माँ को देखती है। इन घटनाओं में बच्चों की सीखने व विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्या इन घटनाओं से बच्चों के बुद्धिमान होने की झलक नहीं मिलती? क्या बाल्यावस्था के समय सीखने का मूल्यांकन समय नहीं है? पता चलता है ना कि इस बालिका में कुछ विचार सकती है, ये कुछ समझने का प्रयास कर रही है, वो अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार तो समझ रही है ना। लेकिन हम लोग समझे कि हमारे अनुसार ही समझे, हम समझते हैं ऐसे समझे, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि उसका वो अपनी क्षमता के अनुसार समझ रही है उन चीज़ों को। बाल्यावस्था ही वह समय है जब बच्चे अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना सीखते हैं। सबसे पहले भी माता पिता, फिर परिवार के अन्य सदस्यों और बाद में अन्य वयस्क और बच्चों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसके लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। यदि याद कीजिए कि जब आपको नए शहर में आकर नए लोगों से दोस्ती करनी पड़ी, तब आपने कैसा महसूस किया? आप पहली बार किसी दोस्ती मिलती हो तो आप कैसा महसूस करते हो? ऐसे ही बच्चों का थोड़ा हाल हो रहा है ना। बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं की खोजबीन करने में रुचि होती है और वह निरंतर जिज्ञासु रहते हैं। खोजबीन करना व प्रश्न करना ही उनके सीखने का तरीका है। प्राय बच्चों को 5 मिनट के लिए भी स्थिर बैठाना कठिन है। यदि किसी बच्चे को अकेला छोड़ दिया तो वो अकेला नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ करेगा। किसी को ढक्कन मिल गया, कुछ मिल गए, वो थोड़ा रेंगना भी चल गया, थोड़ा सरकने भी लग गया ना, तो एक साथ नहीं बैठेगा, एक स्थान पर नहीं बैठेगा स्थायी, वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। इसलिए हर दम उस बच्चे की देखभाल की जरूरत है, क्योंकि कुछ दुर्घटना हो जाए तो हो सकती है। तोड़ मरोड़ करते, चाटते और प्राय इसी प्रयास में वस्तु के पुर्जे अलग अलग कर देते हैं। बच्चों को देखा होगा कि वो खिलौनों को कैसे अलग अलग पुर्जे कर देते हैं, माना तो यही इंजीनियर है और यही बनाएंगे द्वारा तोड़ करके। आपको पता है ये चित्र है, कितने शानदार चित्र है ना।
बहुत अच्छे अच्छे चित्र है, क्योंकि ये खिलौने को देख रहा है। बहुत अच्छी बुक है, मैं पढ़ रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। आप समझोगे कि इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ना। आपके पास बुक हो ना, इसे ज़रूर पढ़ना। प्रयास करते हैं इस काम को। यदि किसी के पास नहीं है तो इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पर कुछ समझा भी सकती हूँ, लेकिन आप जो इसमें पढ़ोगे ना, ऐसा समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसको पढ़ना एक बार बहुत ज़रूरी है। आपके पास टाइम है 114 दिन, तो हम एक खंड को 10 दिन में कर सकते हैं, तो कर लेंगे। झलकती है और तल्लीनता आनंद को देगी। इस काम को करते हुए उनके चेहरे पर झलकती हुई तल्लीनता, उन्हें बहुत आनंद महसूस होता है। कोई भी नई घटना या अनुभव होने पर क्यों, कैसे, कब जैसे प्रश्नों की बौछार लग जाती है, और ऐसे में बच्चों के प्रश्नों से बैस के तरह का बांध टूट जाता है। वो जब प्रश्न पूछते हैं ना, एक काम कैसे हुआ है, ये चित्र कैसे बना हुआ है, मतलब क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो एक धैर्यवान व्यक्ति का भी पता नहीं कैसे क्वेश्चन करना है, लेकिन धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। एक पालनकर्ता को बच्चे की पूरे क्वेश्चनों का जवाब देना चाहिए। मैं इसे थोड़ा मिटा देती हूँ, हमारा बचपन चल रहा है। तो बच्चे बड़ों की दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, बच्चा है जो बड़ा है, तो इसके व्यवहार से, इसकी क्रिया से बहुत प्रभावित होता है, बहुत आकर्षित होता है। वो इसी के अनुसार बनना चाहता है, इसी के अनुसार कपड़े पहनना चाहता है, और इसी के अनुसार बोलना चाहता है। तभी तो वो आपने खेल देखे होंगे ना, कोई पापा बनता है, कोई मम्मी को भैया को मामा, ये सब देखते हैं परिवार में, तभी वो ऐसा खेल खेलते हैं। तो इसमें इसे यही है कि बच्चे बड़ों से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके सामने ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो आपको कुछ अच्छा सीखे आपसे, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अनुकरण द्वारा बहुत सीखते हैं। अनुकरण इतना करते हैं कि आप बोलोगे, कुछ भी बोलो, आप बहुत ध्यान देना बच्चों के ऊपर। आप कुछ भी बोलेंगे ना, तो वो आपका अनुकरण करेंगे। आप कहोगे किसी से, चलो चावल ले आते हैं, चलो दुकान पे चलते, बोले चलो दुकान पे चलते हैं, चावल ले, ऐसे मतलब दोहराते हैं, उन चीज़ों का अनुकरण करते हैं। उन्हें पता नहीं कैसे शब्द है, लेकिन वो अनुकरण बहुत करते हैं। पुलिस चोर जैसे खेलों से बच्चों तथा वयस्कों के कार्यकलापों की नकल की झलक दिखाई पड़ती है। हम में से कई सोचते हैं कि बचपन केवल खेल और हंसी मजाक है, वास्तव में यह सच नहीं है। बच्चे यह भी सीखते हैं कि बहुत से काम नहीं करने चाहिए, जैसे कुछ वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हर समय केवल खेलना ही नहीं चाहिए, और दूसरों को मारना नहीं चाहिए। कई आदेश जिनका पालन बच्चों को करने के लिए कहा जाता है, वे उन्हें बेतुक व अर्थहीन लगते हैं। इस कारण कई बार माता पिता और बच्चों के बीच मतभेद हो जाता है। यानी बच्चा कुछ कार्य कर रहा है, आपने देखा होगा जब बच्चा बाहर जाता है, अभी तो छोटा बच्चा है, लेकिन जब थोड़ा रेंगना चलना सीखता है ना, तो आपने देखा होगा कि बच्चे बाहर जाते हैं, यानी घर से बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर के क्या करते हैं, मिट्टी खाएंगे, जो चप्पल रही है ना, चप्पलों को खाएंगे, लेकिन माँ बाप उनको छुड़ाते हैं। फिर बच्चे बहुत उत्साह हो जाते हैं। अब देखना बहुत आनंद होता है और अर्थ नहीं लगती। इस कारण कई बार माता पिता और बच्चों के बीच मतभेद हो जाता है। कई बार बच्चों के नियमों का पालन करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उन्हें अपने मन की करने से रोकते हैं। क्योंकि जब माता पिता, यदि बड़े बच्चों से भी कोई माँ बाप मना करते हैं, तो वो भी कहते हैं ना कि तो मेरे को रोक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा तो कहते हैं ना, सीख तो मिलती है अनुभव द्वारा। बचपन समाज और संस्कृति के अनुसार खाना पीना, पहनना, बोलना और आचरण करना भी सीखते हैं बचपन में पता है बच्चे क्या समाज में रहने वाले, कैसे संस्कृत, धर्म और पहनावा कैसा है, वो सब कुछ सीखते हैं, बचपन से ही सीखते हैं। आप जब बचपन में आप अमेरिका रहोगे, तो अमेरिका देश जैसे पहनावा पहनोगे, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, ये सब सीखोगे। स्पेनिश में रहोगे तो स्पेनिश भाषा सब कुछ सीखोगे, और तुम भारत में रहोगे तो हिंदी सीखोगे। सब कुछ जिस क्षेत्रीय भाषा में जिस समाज में रहते हो, उस समाज का उसमें बहुत उसी जैसा वो बनता है, क्योंकि वो अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा के भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्रों, देशों के होने पर भी बच्चों में बहुत समानता होती हैं। बचपन के कई अनुभव सार्वभौम होते हैं और बच्चों के विकास का अनिवार्य हिस्सा है। फिर भी प्रत्येक बच्चे के लिए बचपन का अलग तात्पर्य होता है। इस इकाई के अगले भाग में आप पढ़ेंगे कि किन कारणों से बच्चों के अनुभव अलग अलग होते हैं। अपने अनुभव, जी हमारा बहुत प्रश्न प्रश्न आ गया। अपने अनुभव आप पढ़ लेना इनको, मैं जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करूँगी, टाइम बहुत हो रहा है। बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ।
यानी जो बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था क्या है अब समझ रहे हो ना। बाल्यावस्था कितनी उम्र के बच्चों की बात हो रही है ना, यानी 6 वर्ष तक के बालकों की चर्चा हो रही है, आप जान रहे हो। तो बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी जो बाल्यावस्था है ना, इस पर सामाजिक और सांस्कृतिक का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या होता है, तो देखते हैं। तो बाल्यावस्था सामाजिक, यहाँ पर लोगों को टाइम लगेगा। सभी बच्चे विकास के दौरान एक भाषा बोलना सीख जाते हैं। विकास के दौरान भारत में रहने वाली बालिका अपने क्षेत्र की कोई भाषा सीखती है, और स्पेन में रहने वाली, मैंने कहा ना स्पेनिश, यानी भारत की कोई बालिका है वो हिंदी भाषा सीखेगी। वो जिस क्षेत्र में रहती है, दक्षिणी क्षेत्र में रहेगी, तेलुगु उर्दू सीखती है, और स्पेनिश में रहेगी तो वो स्पेनिश भाषा सीखेगी। और जो जिसकी मातृभाषा है ना, वो उसी को सीखेगी, इसलिए इसमें कोई दौराय नहीं है। कोई सीखती है और इसमें रहने वाली, इसमें 5 वर्ष का एक बालक स्कूल जाने लगता है, यानी 5 वर्ष में बालक स्कूल जाने लगता है। आपको पता है कि विद्यालय में 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चों का एडमिशन होने लग जाता है, और जो 6 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, उसे एक क्लास में बैठाते हैं, और 7 का हो जाता है तो वो 2 में, ऐसे 8 है। मैंने क्योंकि टीचर की तैयारी करी है ना, तो हम सब पढ़ते हैं कि 7 साल का हो जाता है, 2 कक्षा बैठेगा, और 8 में हो जाए तो 3 कक्षा बैठेगा। क्योंकि रीट का पेपर दिया हुआ है मैंने, और पुलिस में असफल हो गई, फिजिकल में, और 4th ग्रेड में हो गया है, तो थोड़ा तो अनुभव है। अब क्या करें, सुपरवाइजर देखते हैं। कुछ कारक जो कि बचपन के अनुभवों को प्रभावित करते हुए इस प्रकार है। परिवार में सदस्यों की संख्या और आर्थिक स्थिति। आजकल परिवार एकल हो गए हैं। पहले संयुक्त होते तो वे संयुक्त, यानी माँ पापा दादा चाचा ताऊ ताई, सबकी भाषा, सबका अनुकरण, बहुत अच्छा विकास होता था। लेकिन आज हम दो हमारे दो का चलन हो गया है। पता नहीं जनसंख्या तो कम कब होगी, लेकिन बच्चों के विकास से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। गांव शहर जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी समतल रेगिस्तान तथा तटवर्ती इलाका, आवास का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों के बारे में अध्ययन करोगे और एक समतल मैदान के बारे के बच्चों में अध्ययन करोगे, बहुत अंतर आएगा, और उनकी भाषा में, उनके रहन सहन में, उनके विकास में बहुत अंतर आएगा। आप देखोगे जिस प्रकार के समाज में हम रहते हैं वह हमारे बचपन के अनुभवों को सुनिश्चित करता है। बाल्यावस्था के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का यही तात्पर्य है। जबकि हम व्यापक रूप में भारतीय संस्कृति और उसके नैतिक मूल्यों की बात कर सकते हैं, फिर भी हमारे देश में एक समूह के रीति रिवाजों, विश्वासों और रहन सहन के तरीकों में दूसरे समूह से भिन्नता है। हम एक समरूपी भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। पता नहीं कितने धर्म हैं और कितनी जातियां हैं, इन सब का हम इसको एक समानता नहीं कह सकते भारतीय संस्कृति। इसका कारण है समूह के आर्थिक स्तर एक धर्म जाति किस आधार पर बांटे गए हैं, कार्य के आधार पर, शिक्षा, व्यवसाय, पैसे, सबके आधार पर बंटवारा कर दिया है। समूह के आर्थिक स्तर, आप पता है इनसे क्या क्या सीख रहे हो। आप बच्चों की देखभाल के बारे में नहीं सीख रहे हैं, अपनी माइंड को भी विकसित कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, और आप बहुत ही आसान भाषा में सीख रहे हैं। भिन्नता, प्रत्येक समूह का बच्चा जो सीखता है अनुभव करता है वह दूसरे समूह के बच्चे से भिन्न होता है। अब आप उन सभी कारकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे बच्चों के अनुभव में विविधता होती है, यानी बच्चों में भिन्नता किस कारण होती है, उन सब के बारे में हम अध्ययन अब पढ़ेंगे एक एक करके। बच्चों के अनुभव विविधता, बच्चों के अनुभव में विविधता। होने वाले कारण, पहली बार पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, राइटिंग पर मन जाना, बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना।
पहला है लिंग। यानी बच्चों के अनुभव हैं, उनमें विविधता किस कारण पाई जाती है? लिंग के आधार पर। यानी लिंग आपने बहुत सुना होगा और इसके बारे में पढ़ा भी होगा और इससे आप गुजरे भी होंगे और अब भी गुजर रहे होंगे परिवार में रहते हुए, बड़े होते हुए। लिंग यानी स्त्री और पुरुष। इनमें आप देखोगे कि परिवार में पुत्र और पुत्री में भेद पाओगे। यानी पुत्र में आप शिक्षा पर इतना जोर दोगे कि आप अपने खेत, अपने जिस बिजनेस वगैरह सबको बेच दोगे, और पुत्री शिक्षा नहीं दोगे, उसके दहेज में इतना धन दे दोगे कि वो दहेज क्या, उसका वो प्रयोग भी नहीं कर पाएगी और उसकी ज़िंदगी के साथ हमने बहुत खिलवाड़ किया है, लेकिन नहीं समझ सकते अशिक्षित माँ बाप। लेकिन एक शिक्षित पालन करता बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के विकास में। इतना महत्वपूर्ण है कि खुद चलो आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, लेकिन आप बच्चों का विकास बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। हर एक माता पिता को एक शिक्षित बहुत बनना जरूरी है। अपने बच्चों की खातिर बनो, लेकिन आप शिक्षित जरूर बनो। लिंग क्या है? बच्चों का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि उसके अनुभव निर्धारित करता है। पालन पोषण किस प्रकार हुआ, बच्चे को कैसे अवसर और सुविधाएं मिली, और अन्य लोगों का उसके साथ परस्पर संबंध कैसा था। यह सभी बातें अधिकांशतः बच्चे के लिंग से निर्धारित होती हैं। एक स्पष्ट भिन्नता जो हमें दिखाई देती है वह है अपना पहनावा। लिंग का पहला है पहनावा। आप सबने देखा होगा आजकल भी यदि लड़कियों के ऐसे कपड़े, यानी लड़कियों ने लड़कों जैसे कपड़े पहने या पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह पहन ले, तो आप गाँव में जाना, एक बार गाँव की विजिट करना पहन करके, आपके इतने नाम धरे जाएंगे। लड़की होकर के लड़का बन रही है, कैसे शिक्षा दी है माँ बाप ने, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अभी गाँव में इतना शिक्षित तो लोग नहीं हो पाए हैं। वो पहनावे को लेकर भी छोटी छोटी सी बातों पर इतना बड़ा बवाल कर देते हैं, पता नहीं कितना। बहुत ज़रूरत है शिक्षित होने के लिए। और पहनावा, ये पहली पहचान है पहनावा लिंग भेद में पहनावा, और परंतु इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रभावशाली भिन्नता। लोगों की लड़कों और लड़कियों के प्रति भिन्न अभिव्यक्तियाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के अधिकांश भागों में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। लड़के का जन्म खुशी का मौका होता है। आपको पता होगा लड़के के जन्म पर छठी निकालते हैं, बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, इतने रुपये खर्च करते हैं पता नहीं। और लड़कियां पैदा होने पर बहुत सारे लोग तो रो पड़ते हैं, पता नहीं क्या बवाल आ गया, कितना फाड़ टूट पड़ा। अभी शिक्षित इतना नहीं हो पहुँचा है भारत। साक्षरता दर आपको पता है कितनी है, बताना कितनी है दर साक्षर भारत की और राजस्थान की, बताना जरूर। और लिंग अनुपात कितना है। लड़कों अभिव्यक्तियाँ बहुत महत्व दिया जाता है, खुशी का मौका होता है। जबकि कई परिवारों में लड़कियों के जन्म पर माता पिता रो पड़ते हैं। कई परिवारों में लड़कियों को कम प्यार मिलता है, उनकी परवाह भी कम की जाती है, और अपेक्षाकृत उनकी देखभाल भी उचित नहीं होती है। उन्हें भोजन वस्त्र और अन्य संसाधन भी कम मिलते हैं। पाठ तो बहुत बड़ा है, ऐसे तो कब होगा, जल्दी पढ़ना पड़ेगा। जी ज़्यादा कुछ परिवारों में लड़की के बीमार पड़ने पर उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि लड़के की भी बीमारी पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के लिए शिक्षा आवश्यक समझी जाती है। अधिकांश माता पिता चाहे वो लड़के की पढ़ाई के लिए संपत्ति बेच देते हैं, और दूसरी ओर इसी संपत्ति को वो लड़की के विवाह में लगा देते हैं दहेज के रूप में। वो है ना संपत्ति, यदि वो दहेज को एक लड़की के कुछ से जरूरी तो ये ना कि उसकी नौकरी पर ही खर्च किया, नहीं उसे नौकर करो, वो तो बहुत मेहनत की जरूरत है नौकरी करने के लिए तो, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर तो बनाओ, कुछ करने के काबिल तो बनाओ। बहुत कौशल हैं जो भारत में सीख सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई के चक्कर में ना ऐसे शुरू से ऐसे ही रूप में ढाल देते हैं बच्चों को कि वो उसी प्रोसेस में चला जाता है। फर्स्ट क्लास से LKG से लेकर 12 से लेकर नौकरी तक पता नहीं कितना संघर्ष झेलना पड़ता है। यदि वो एक कौशल भी सीख लेता ना तो वो उससे भी आत्मनिर्भर सकता था, लेकिन सच्चा नीति भी ऐसी है।
अधिकांश मामलों में लड़कियों के लिए आचार संहिता कहीं देख सकते हैं। लड़कों को दृढ़, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घर के कामकाज में निपुण हो, आज्ञाकारी हो तथा अन्य लोगों का आदर करे। स्वयं निर्णय लेने की योग्यता को लड़कियों में बढ़ावा नहीं दिया था। यदि कोई लड़की अपना स्वयं निर्णय लेती है ना, क्या कहते हैं, ज़्यादा मत बोल, ज़्यादा बोलना कहाँ सीख गई है, देखना, बढ़ावा नहीं दिया जाता है। और यदि लड़कियां ज़्यादा बहस करती हैं, खुलकर हंसती हैं या जोर से बोलती हैं तो उनको डांट दिया जाता है। बताओ इस किताब में कितनी बहुत आसान भाषा में थी, तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी किताब। इतनी भाषा है कि ऐसा लग रहा है मान के चलो हमारे साथ घटना घट रही है और हम इसमें लिख रहे हैं। बहुत अच्छी भाषा है वास्तव में। इग्नू वाले की भी भाई से यूनिवर्सिटी बहुत, मैंने वो भी किताब पढ़ी है बीए की, हमारे भाइयों ने की है, तो वो भी बहुत अच्छी, बहुत विस्तार से, इतनी बहुत अच्छी बुक है। उनके डांट दिया जाता है, लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो अपने घर में स्थायी सदस्य ना होकर अस्थायी सदस्य। जानते हैं ना, लड़की पराई होती है, आपने बहुत बार बार के सुना होगा। हर समय उसको ससुराल के लिए तैयार करने की नई रीत से शिक्षण दिया जाता है। कोई भी बात हो, आप पर खाना बनाना नहीं आता है तो क्या कहते हैं, ससुराल में क्या बनाओगी। आपको पहनावा भी नहीं आता ढंग से, क्या ससुराल में ऐसी रहोगी। ससुराल के लिए शुरू से ही पड़ताल करते रहते हैं, पता नहीं क्या। तथापि उपयुक्त चर्चा से केवल सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है। सभी लड़कियों के साथ अपेक्षा का व्यवहार नहीं होता। लड़कियों के प्रति कैसा व्यवहार होगा यह काफी हद तक उसके परिवार के सदस्यों की अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। जिस परिवार में लड़के लड़कियों में भेद नहीं होता वहाँ दोनों से समान व्यवहार किया जाता है। वो तो परिवार पर डिपेंड होता है ना, परिवार शिक्षित है या अशिक्षित है, या रूढ़ताओं से भरा हुआ है या आधुनिक है, वो वैसी अभिव्यक्तियां करेगा बच्चों के साथ। देख लेना। हाँ, माता पिता के व्यवहार को प्रभावित है। परिवार का आर्थिक सामर्थ्य एक अन्य कारक है जो लड़के और लड़की के प्रति माता पिता के व्यवहार को प्रभावित करता है। अगले भाग में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक वर्ग से बच्चों के अनुभव में किस प्रकार भिन्नता आती है। और दूसरा चलेगा समाज और लिंग के बारे में हम पढ़ लिया कि लड़का लड़की के लिंग में विविध होने के कारण बच्चों के अनुभव में भिन्नता होती है। अब देख लेना बच्चों की विविधता में क्या फर्क पड़ेगा अनुभव में, और लिंग का प्रभाव पड़ गया ना। लड़कों के माइंड में पहले से होगा ये लड़की है ये लड़का है, उसे क्या पता कि लड़का है या लड़की है, लेकिन उनके माइंड में पहले से भरा है ना ये लड़की। आप लड़कियों की जैसे खेल क्यों खेल रहे हो, आप लड़की हो क्या सो ऐसा खेल खेल रहे हो। यदि वो गुड़िया गुड्डों से खेले तब भी तुम लड़की हो सो खेल रहे हो ऐसे गुड्डा गुड़िया से, उसे कुछ नहीं पता है बेचारा, लेकिन उसे दिमाग में भर रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक वर्ग। इसमें टाइम लग रहा है इस टॉपिक में पढ़ाने में, लेकिन समझ बहुत अच्छा आ रहा होगा आपको। कुछ कहना या ना कहना लेकिन अच्छा समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। व्यक्ति किस सामाजिक वर्ग का है, इसका निर्धारण उसके परिवार की शिक्षा, व्यवसाय या आय द्वारा होता है। उच्च सामाजिक वर्ग के लोगों की आय अधिक होती है और वह बड़े मकानों में रहते हैं। कम आमदनी, गरीबी, निम्न शैक्षिक स्तर, रहने के लिए छोटे मकान निम्न सामाजिक वर्ग से संबंधित है। धनी और निर्धन लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक दर्जों के कई स्तर हैं। सामाजिक वर्ग यह निर्धारित करता है कि बालिका को किस प्रकार के अवसर और सुविधा उपलब्ध होंगी, उसे पेट भर खाना, पहनने को कपड़ा और शिक्षा प्राप्त होगी या नहीं, या किसी व्यवसाय की योग्य बन सकेगी या नहीं, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध होगी या नहीं, और रहने के लिए कैसी जगह मिलेगी। ये सभी उसके परिवार के सामाजिक आर्थिक दर्जे पर निर्भर करता है। निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार। एक निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपनी सभी मूल आवश्यकताएं पूरी कर सके। बच्चों को पर्याप्त भोजन और पहनने को कपड़े नहीं मिलते। सीमित संसाधनों के कारण लड़कियों को अपेक्षाकृत और भी कम हिस्सा मिलता है। निम्न वर्गीय परिवारों के पास घर के नाम पर एक या दो कमरे होते हैं जिनमें पूरा परिवार रहता है। बच्चे भी इसी भीड़ भरे माहौल में रहते हैं। झुग्गी झोंपड़ी और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चारों ओर गंदगी, अस्वच्छता की वजह से संक्रामक रोग, यानी जो निम्न वर्ग का परिवार है वो ना तो उनके पास रहने का घर होगा, ना उनके पास पहनने के लिए होगा, ना उनके पास स्वास्थ्य होगा, ना उनके लिए खाने के लिए होगा। तो उनका स्वास्थ्य कैसे होगा, वो संक्रमण ग्रस्त हो जाते हैं बच्चे। और जब उनके पास खाना, मकान,
और कपड़ा, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो उनका विकास कैसे होगा? आप उनके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं कि उनका विकास अच्छे प्रकार से होगा, उन्हें शिक्षा सही प्रकार से मिल पाएगी? ये निम्न परिवार के नहीं हो सकता। गरीब परिवार के बच्चों पर छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि 4 या 5 वर्ष की लड़कियां पानी लाने, ईंधन जमा करने, खाना बनाने और छोटे मोटे कामों में माँ की मदद करने लगती हैं। लड़के पिता के व्यवसाय में मदद करते हैं, मवेशी की निगरानी करते हैं, खेती में सहायता करते हैं, पिता के साथ नाव में जाते हैं। अगर पिता का व्यवसाय किसी कौशल से संबंधित हो, जैसे बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी इत्यादि, तो उनके छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करते हैं। घर के काम काज में माता पिता की मदद करने के अतिरिक्त बहुत बच्चे घर के सुरक्षित वातावरण से निकलकर पैसा कमाने लगते हैं। यानी जो परिवार में काम होता है वो सब काम करने का प्रयास करते हैं, उनमें तल्लीन होते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है ना, तो उन्हें ज़रूरत है और उन्हें शिक्षा नहीं दे सकती। लेकिन उच्च वर्ग की परिवार है ना, उनमें पिता तो अपना काम संभालेगा, लेकिन बच्चे को टाइम से स्कूल पहुंचाना और उनके विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तभी तो बहुत अंतर हो जाता है एक पिछड़े वर्ग में और उच्च वर्ग में। जब माता पिता दोनों ही घर से बाहर काम करने जाते हैं तो छोटी लड़कियों का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो घर चलाना और अपने से छोटे बच्चों की देखभाल करना। यदि घर में देखरेख के लिए कोई लड़की ना हो तो माँ शिशु को अपने कार्यस्थल पर अपने साथ ले जाती है। शिशु सारा दिन एक पालने में रहता है और माँ बीच बीच में आकर उसको देखती रहती है। थोड़ी बड़ी होने पर यही बालिका कार्यस्थल पर आसपास पड़ी वस्तुओं से खेलती रहती है। जब माता पिता दोनों ही काम करते हैं तभी बच्चों के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं। निम्न वर्ग की इन परिस्थितियों में शिक्षा को, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया जाता है। जहाँ जीने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता हो तो ऐसे में माता पिता शिक्षा को अनिवार्य कैसे समझेंगे? सही बात है ना। जब ये आय से आर्थिक रूप से ही कमजोर है तो उनका विकास कैसे करोगे? पैसा कमाने जुटे रहते बच्चे या तो अभिभावकों की मदद करते हैं या पैसा कमाने में जुटे रहते हैं। इसके बावजूद भी यदि संभव होता है तो निम्न परिवार सामाजिक वर्ग के बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार वे काम और पढ़ाई साथ साथ करते हैं। उत्तरदायित्व और अभावों का सामना करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। जब ये ऐसा काम करते हैं ना तो वो सब कुछ जानने लगते हैं और सब कुछ समझने लगते हैं बहुत जल्दी ही, और सभी की भावनाओं को समझते हैं बहुत अच्छी प्रकार से। वे दुनियादारी समझने लगते हैं। उदाहरणतः छोटी उम्र में ही बालिका फल सब्जी के सही दाम लेना सीख जाती है, क्योंकि वो काम करती है इसलिए वो सीख जाती है और अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। संभव है वह दूरगाम से रेल द्वारा शहर में काम की तलाश के लिए अकेली ही आई हो। निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों के लिए बाल्यावस्था जिम्मेदारी और व्यवस्थाओं से भरी होती है, परंतु इसमें हमें यहाँ नहीं समझ लेना चाहिए कि इनके कोई भी सुखद अनुभव नहीं होते। बहुत कुछ अनुभव होते हैं इनको अपने व्यवसाय से और अपने परिवार से बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं। एक फल विक्रेता का बेटा फल बेचने का काम सीखता है और एक बढ़ईदार का पुत्र बढ़ईदार और एक महिला के साथ जो लड़कियां काम करती हैं वो सब कुछ सीखती हैं। जी आपको चित्र दिख रहा होगा कैसे खेतों में काम कर रही हैं बच्चियां। खेतों में काम, खेलना और सीखना। खेत में खेलती हैं, उसी में कुछ सीखती हैं, उसी में काम करती हैं, तो उनका विकास कैसा हो रहा है ना, उनकी स्तर पर बहुत अच्छा हो रहा है विकास, बहुत कुछ सीखती हैं वे। काम के दौरान बच्चे खेलते भी हैं। पत्थर, टेनिया और खाली डिब्बे ही बच्चों के खिलौने बन जाते हैं। पता है पत्थर आपसे पूछ ले कि निम्न सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलौने को प्रमुख क्या है? डिब्बियां हैं, डिब्बियां हैं, खिलौने देख लेना और मैं पढ़ रही हूँ साथ में। टेनियां हैं, खाली डिब्बे हैं और बच्चों के खिलौने बने जाते हैं। सड़कों पर, खेतों में या तटों के पास रेत और पानी से खेलते हैं। समय पर उन्हें माता पिता से स्नेह, पोषण और प्रोत्साहन मिलता रहता है। पारिवारिक आमदनी में सहयोग देने की वजह से बच्चे की महत्ता और भी बढ़ जाती है। फिर भी ये बच्चे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले घरों के बच्चों की तुलना में परिश्रमी व कठिन जिंदगी व्यतीत करते हैं। ये उच्च वर्ग से परिश्रमी और
ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवार, मैं आपके लिए इनका शॉर्ट नोट बना सकती थी, यानी सामाजिक वर्ग लिख सकती थी और उच्च वर्ग निम्न वर्ग इनमें अंतर और आपको नोट्स निकाल सकती थी। लेकिन अब आपको जो कौशल समझने सोचने की भाषा की जो समझ रहे हैं ना, वो नहीं समझ पाती, इसलिए मैंने वो नहीं चुना। मैं आपके सामने यही ऐसे ही पढ़ूंगी, बताना कैसे लगा। मध्यम और उच्च सामान्य वर्ग, हमने निम्न सामान्य वर्ग पढ़ लिया, अब हम मध्यम और उच्च वर्ग पढ़ेंगे। मध्यम और उच्च सामान्य वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव नहीं होता। लड़कों और लड़कियों दोनों को ही पर्याप्त मात्रा में भोजन और कपड़ा मिलता है और आमतौर पर स्वास्थ्य की देखरेख में भी कोई कमी नहीं होती। अधिकांश परिवार बच्चों के लिए बाजार से खेल सामग्री जैसे गुड़िया, बंदूकें, पजल सेट, ड्राइंग कॉपियाँ, रंग और किताब खरीद सकते हैं। आमतौर पर बच्चों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल हिस्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वे घरेलू कामों में मदद करते हैं या नहीं, या उनके परिवार पर निर्भर करता है। अगर घर में नौकर हैं तब घरेलू काम में बच्चों को मदद नहीं करनी पड़ती। आपने निम्न परिवार के बच्चों में देखा था ना, बड़ई का बेटा, बड़े वाले का बेटा बड़ईदार, और आपने पढ़ा था, और खेती करने वाले का बच्चा खेतीदार। लेकिन यहाँ पर नौकर हैं। बहुत संपन्न परिवार में बच्चे के पास ऐशो आराम के अधिक साधन होते हैं। प्राय उनके पास अधिक कपड़े होते हैं, ज़्यादा महंगे खिलौने होते हैं, साथ ही साथ उन्हें अलग अलग तरह का भोजन भी खाने के लिए मिलता है। परिवारों में शिक्षा को प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है, यानी शिक्षा बहुत प्राथमिक हम रखते हैं ना, प्राथमिक द्वितीयक, ये हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उनकी प्राथमिक क्या है, शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। दूसरे अर्थों में बच्चों का एकमात्र लक्ष्य स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ना होता है। आमतौर पर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है, परंतु फिर भी यह देखा गया है कि लड़कों को इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है कि शहरों और कस्बों में बच्चों पर पढ़ाई में होशियार होने के लिए काफ़ी जोर दिया जाता है। अच्छे स्कूल में प्रवेश पाने के लिए 3-4 वर्ष की कोमल उम्र से ही कड़ी शिक्षा आरंभ हो जाती है। अधिकांश बच्चों का दिन स्कूल जाने पर घर लौटकर स्कूल का काम करने और खेलने में बीतता है। आदर्श रूप से शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि बच्चे स्वावलंबी बने और उनके विचारों में सुस्पष्टता व दृढ़ता है। यानी शिक्षा से यदि किसी बालक को शिक्षा दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, क्योंकि उनमें सुस्पष्टता है, अच्छे विचार बने, उनका मानसिक विकास अच्छा सुदृढ़ हो सके, इसीलिए तो शिक्षा को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। और स्वावलंबी बने, विशेषताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, परंतु लड़कियों के प्रति इस मामले में द्वैतता अब भी दिखाई देती है। हालांकि एक ओर तो लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरी ओर अभिभावक उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी अधीन ही रहें। लड़कियां अगर ज़्यादा बोलती हैं, सवाल जवाब करती हैं, तो उन्हें यह कहकर डांट दिया जाता है कि इन आदतों से उन्हें भविष्य में कठिनाई होगी। ऐसा कहकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और वो बहुत शर्मीली बन जाती हैं और अपने जो अभिव्यक्तियाँ हैं उनको नहीं अभिव्यक्त कर पाती हैं। जैसा कि आपको आभास हुआ होगा कि संपन्न परिवारों के बच्चों का समय निश्चिंतता से गुजरता है, तब बच्चे उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले हम डाल देते हैं बाल श्रम क्या है। अब देखते हैं बाल श्रम क्या है। आपने ऊपर पढ़ा कि कुछ बच्चे घर का काम करके पारिवारिक व्यवसाय में अथवा पैसा कमाकर अभिभावकों की आप अब तक पढ़ते आए होंगे। कक्षा 6 से 12वीं तक बाल श्रम क्या है, बालकों का शोषण क्या है, अब इसमें आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। यानी आपने पढ़ा, यानी निम्न परिवार के बच्चों में पढ़ा ना हमने, पारिवारिक व्यवसाय में अथवा पैसा कमाकर अभिभावक की मदद करते हैं। जब बच्चे घर में या पारिवारिक व्यवसाय में काम करते हैं तो उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें माता पिता का स्नेह भी मिलता है। बच्चों के पास खेलने और मन बहलाव के लिए समय होता है। पारिवारिक सब व्यवसाय में काम का अनुभव बच्चे के लिए लाभप्रद हो सकता है और ऐसा करते हुए बच्चे कुछ ऐसे कौशल भी सीखते हैं जो कि बाद में उनको व्यवसाय चुनने में सहायक होते हैं। आर्थिक कार्यकलाप में इस प्रकार से बच्चों का सम्मिलित होना बाल कार्य कहा जाता है। बाल कार्य क्या है? बाल कार्य वही है ना कि जो बच्चा बचपन से जो काम कर रहा है अपने माँ बाप के साथ, तो वो शुरू से कर रहा है तो उसके आगे भविष्य में
वो उसी कार्य को चुनेगा, क्योंकि उसने पहले ही उसमें कौशल प्राप्त कर लिया है, वो इसी को चुनेगा। इसे बाल कार्य कहते हैं। संपाल कार्य कहा जाता है, जो कि बाल श्रम से भिन्न है। इसके बारे में आप और आगे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे अस्वस्थ, कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं। ये तो अपनी माता पिता की खुशी से काम कर रहे हैं, तो ये तो बाल कार्य होगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शोषणकारी परिस्थितियों में काम करे जाते हैं, यानी जहाँ पर बच्चों का बहुत शोषण होता है, कार्य के अनुरूप पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है, यानी जो काम करते हैं उसकी पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है, और जो काम भी करते हैं भी जोखिम भरे होते हैं। कोलों के बैल की तरह काम करते हुए ना तो खेलने और ना ही स्कूल जाने का अवसर मिलता है। जो कार्य बच्चे करते हैं प्राय उनमें खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती, और भावी जीवन में व्यवसाय चुनने में भी मदद नहीं मिलती। आपने पहले ऊपर देखा था कि वहाँ पर व्यवसाय चुनने में उन्हें सहूलियत हो रही थी, चुनने में मदद नहीं मिलती। इस प्रकार के काम का अनुभव उनके विकास में बाधा डालता है। कई छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योगों में बच्चों को मजदूर रखा जाता है। शिवकाशी तमिलनाडु में एक शिवकाशी है ना स्थान है। माचिस उत्पादन मंदसौर मध्य प्रदेश में पेंसिल उद्योग, और जम्मू कश्मीर में कढ़ाई, और अलीगढ़ में ताला उद्योग कुछ ऐसे ही उद्योग हैं जहाँ बाल श्रम प्रचलन में है। यानी मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर में जहाँ पर जो उद्योग है ना, वहाँ पर बाल श्रम बहुत ज़्यादा होगा ना, तभी तो हाँ बुक में आया है। उद्योगों में श्रमिक का काम करने के अलावा ऐसे पॉइंट आ रहे हैं थोड़े थोड़े, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। काम करने के अलावा बच्चे घरेलू नौकर के लिए नर या मैकेनिक का काम करते हैं। बहुत देर तक कमर तोड़ काम करने के बाद उन्हें मामूली मजदूरी मिलती है। आइए अब हम अलीगढ़ के ताला उद्योग में काम कर रहे बच्चों की परिस्थितियों का जायजा लें। इस उद्योग में अलीगढ़ है ना, वहाँ पर ताला बनाने का उद्योग है, वहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनका शोषण हो रहा है। तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर में कढ़ाई के काम में उनका शोषण हो रहा था, इसमें उदाहरण में आया है। और अब हम अलीगढ़ है ना, उसमें ताला बनाने का उद्योग है, उसके बारे में हम देखते हैं वहाँ पर शोषण कैसे होता है बच्चों का। इस उद्योग में 6 और 7 वर्ष के बच्चे कार्यरत हैं। 6 और 7 वर्ष के बच्चे हैं वो कार्यरत हैं। कार्यरत हैं भी। दिन में औसत 12 से 14 घंटे, मान के चलिए 12 से 14 घंटे। एक बच्चा 12 से 14 घंटे तो सोता है, जब बचपन छोटा सा 1 साल का 2 साल का होता है तो इतना तो सोता है, अब वो 12 से 14 घंटे काम कर रहा है। कुछ बच्चे तो 18 से 20 घंटे तक लगातार काम करते हैं। थक जाने पर वे या तो थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं अथवा चाय पी लेते हैं। आपको पता है चाय पीने से क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। आप पढ़ोगे पोषण और उनमें भोजन में, स्वास्थ्य में। चाय पी लेते हैं, चाय पीने से गर्मी चढ़ जाती है, गर्मी बहुत होती है तो इसे नींद नहीं आती है, और उस बच्चों से काम निकलवा सकते हैं जो जितना चाहते हैं। जिन कमरों में भी काम करते हैं वे खचाखच भरे हुए होते हैं और हवादार नहीं होते। साथ ही साथ वहाँ कार्य परिस्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों को जोखिम भरे कामों के लिए कम मजदूरी दी जाती है। विद्युत लेपन, हाथ की छपाई मशीन, स्प्रे पेंटिंग, पॉलिश व बफिंग मशीनों पर काम करना काफ़ी खतरनाक होता है, और इन कार्यों में 50 से 60% मजदूर बच्चे ही होते हैं। पता होगा जो कोई बालक मजदूरी कर रहा है तो वो मजदूर के ही बालक होंगे। यदि वो सही घर से, सही शिक्षित परिवार से होते, आर्थिक स्थिति सही होती तो क्या काम करते, नहीं करते ना। हाँ, इसमें प्रयुक्त पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे रसायन बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चे यह कर बिना एप्रन व दस्ताने पहने करते हैं। लगभग सारा दिन उनके साथ हाथ इसी घोल में डूबे रहते हैं, या उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। उन्हें विद्युत के झटके प्राय लगती ही रहते हैं। 6-7 लाइट है ना, विद्युत के झटके लगते रहते हैं। कितना प्रभाव पड़ता है, हमें एक झटका लग जाए तो हम कितना थरथरा जाते हैं। ऐसे तो उन्हें लगती रहती है, कितना प्रभाव पड़ता है।
6-7 साल काम करने के बाद ही जबकि उनकी उम्र केवल 13 से 14 वर्ष की होती है, वे त्वचा की बीमारियां, एलर्जी और कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा काम करने से अब उनकी कैंसर त्वचा पर बहुत हालत खराब हुई। अब उन्होंने पैसे तो कमाए लेकिन वो खर्च हो गए तो अपना इलाज भी नहीं करा सकते। इतना शोषण हुआ है कि बच्चों में बीमारी के चक्कर में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अलीगढ़ ताला उद्योग में काम कर रहे बाल श्रमिकों की परिस्थिति को देखने से ज्ञात होता है कि किस प्रकार कुछ बच्चों के लिए अत्यधिक कठिनाइयाँ बाल्यकाल का हिस्सा बन सकती हैं। तथापि हर बच्चे का बाल्यकाल ऐसा कठोर नहीं होता। बच्चे सामान्यतः खेलने और अपनी स्थिति के अनुकूल कौशल के विकास के अवसर ढूंढते हैं। स्कूल के एक बहुत प्रश्न तरह खाने स्कूल की उपस्थिति में निम्न सामाजिक वर्ग के लड़कों लड़कियों की संख्या में भिन्नताएं। यदि स्कूल है उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों में क्या भिन्नता होती है, उनकी उपस्थिति में क्या होता है। उपस्थिति यही रहेगी ना कि जो कमजोर वर्ग है के बच्चे हैं वो स्कूल बहुत कम जाएंगे क्योंकि उन्हें काम लग जाएगा, और वहाँ पर जो शिक्षित परिवार के वो रोजाना जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी। और बेकार जो बच्चे घर में अपने परिवार की मदद के लिए करते हैं। और बाल श्रम से क्या तात्पर्य है। बाल श्रम हमने पढ़ लिया क्या है, धर्म। अब तीसरा पढ़ेंगे हम धर्म। हमने पहला पढ़ लिया लिंग, दूसरा पढ़ लिया सामाजिक वर्ग, अब तीसरा पढ़ेंगे हम धर्म। धर्म का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे पर। भाई टॉपिक तो बड़ा है, 2 पेज रह चुके हैं, थोड़ा 1 घंटे की वीडियो बन गई है, पेशेंस रखना। धर्म दैनिक जीवन से संबंधित नियमों, नैतिक मूल्यों और आचार संहिताओं को निर्धारित करता है। धर्म लोगों के परस्पर संबंध बनाने के दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी धर्मों में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य तथा बचपन को सीखने का समय माना गया है। बच्चों के अनुभव में धर्म की वजह से भिन्नता धर्मानुष्ठान और पूजा के अलग तरीकों के कारण होती है। अधिकांश धर्मों में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के शुरू होने पर कुछ विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। एक धर्म के अनुष्ठान दूसरे धर्म के अनुष्ठान से भिन्न होते हैं। एक मुसलमान का बच्चा एक हिंदू का बच्चा है तो उनमें अंतर तो होगा ना धर्म का, उनके अनुष्ठानों में, पूजा में भी, उनकी भावनाओं में भी भिन्न होते हैं। हिंदुओं के कुछ धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित हैं। नामकरण संस्कार, आपने पढ़े होंगे 16 संस्कार। जन्म, पुष्पन, 16 में बोल सकती हूँ लेकिन नहीं, विवाह वगैरह, अंत्येष्टि बोल देते हैं केवल, वो तो सबको होनी है। नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम रखना। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को पहला अल्प टोसाहार दिया जाना। मुंडन संस्कार, पहली बार सर के बाल उतरवाना। विद्या आरंभ, वर्णमाला से परिचय। ईसाइयों की कुछ धर्माविधियां हैं, बपतिस्मा व प्रथम कम्युनियन। मुसलमानों में वयस्कों के साथ नमाज पढ़ना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है, परंतु समाज में परिवर्तन आने के कारण कुछ परिवारों में विधियों का इतना कड़ा पालन नहीं किया जाता। सभी धर्मों में तीर्थ स्थान और पवित्र चीजों के प्रति आदर प्रारंभ से ही सिखाया जाता है। आपने देखा हो कि बच्चों को खांका लाया जाता है, मंदिरों में उन्हें दर्शन कराए जाते हैं, उनके हाथों से पूजा कराई जाती है जिससे उनमें धार्मिकता बनी रहे और आचरण जैसा हो। ये भाई माता पिता के हाथ में होता है कि बच्चों को कैसा बनाना है। आप जैसा उन बच्चों को बना सकते हैं, आप सोचते हैं ऐसा बना सकते हैं, लेकिन वो बचपन से ही बना सकते हैं। आप कहोगे मैं 18 वर्ष का बच्चा होया जब बनाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो बच्चा जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, अधिकांशतः 3 वर्ष तक बच्चा जो कुछ सीखता है वो सीख लेता है। प्रारंभिक संरचना और परस्पर संबंध, तीसरा पढ़ लिया हमने धर्म। अब चौथा पढ़ेंगे हम पारस्परिक संबंध, यानी परस्पर संबंध कैसे होते हैं और उनका प्रभाव क्या पड़ता है। पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध, यानी परिवार की संरचना संयुक्त एकल होगी तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, उन परस्पर संबंध कैसा होगा तो ऐसा होगा। परिवार के सदस्यों का बालिका के साथ, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि बालिका शब्द ज़्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने स्त्रीलिंग का ज़्यादा प्रयोग किया है। घर के सदस्यों की संख्या और बालिका के साथ उनके संबंध कैसे हैं, सभी बालिका के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। जिस परिवार में बालिका के माता पिता के अतिरिक्त
मुझे यहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे कुछ आप मैं पढ़ रही हूँ, आप समझ सकते हैं बिल्कुल, नहीं दोनों टाइम लगेगा। मैं तो उस लक्ष्य क्लासेस की बुक है ना, उसको आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अतिरिक्त अन्य लोग भी होते हैं, वहाँ उसकी देखभाल कई लोगों द्वारा की जाती है। अगर वहाँ बहुत व्यस्त है तो बालिका की देखभाल नहीं कर सकती तथा उसके साथ खेल नहीं सकती। अगर माँ बहुत व्यस्त है तो बालिका की देखभाल नहीं कर सकती है तो उसके साथ खेल नहीं सकती। तो दादी, चाची, घर के बड़े बच्चे या अन्य सदस्य तो ही बालिका कई लोगों के साथ भावनात्मक संबंध जुड़ती है। माँ बाप, दादी दादा, चाचा चाची, ताई ताई सबसे जुड़ सकती है जब संयुक्त परिवार होगा। लेकिन एकल परिवार में वो अपनी माँ बाप से ही कुछ सीख सकती है। दूसरी ओर पहले हमने जान लिया कि वो दादा दादी यदि माँ व्यस्त है तो अपनी दादी के साथ चली जाएगी। लेकिन जो दूसरी ओर परिवार है, एक छोटे परिवार में जहाँ माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, बालिका की देखभाल अभिभावक ही करते हैं और बालिका लगभग सारा समय माँ के साथ रहती है। जब माँ घर में अकेली होती है तो वह काम के समय बालिका को सुरक्षित स्थान पर खिलौने आदि खेलने के लिए दे देती है। इस दौरान बालिका अकेली होती है। अगर बालिका 2 या 3 वर्ष की है तो माँ अपना काम करते हुए उसे खेल में संलग्न कर देती है। उदाहरण के लिए सब्जियां काटते समय वह बालिका को एक एक करके सब्जियां पकड़ाने को कहती है। ऐसा करने में बालिका को बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। यदि घर के कामों के लिए नौकर हो तो माँ बालिका के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकती है, उससे बातें कर सकती है, उसका भाषा यदि आप बच्चों के साथ ज़्यादा बातें करेंगे तो उनका भाषा का विकास होगा, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं वे बालिका को शिशु गृह, अब देखिए यहाँ पर शिशु गृह आ गया, इसको समझना पड़ेगा। शिशु गृह ऐसे कुछ शब्द आएंगे, आपको उन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारे बूंद से गड़ा पड़ेगा। शिशु गृह या घर में किसी बड़े भाई बहन या किसी नौकर के पास छोड़ जाते हैं। कई बार माँ बालिका को अपने कार्यस्थल पर भी ले जाती है। शिशु गृह में उसे अन्य बच्चों के साथ एक वयस्क की देखरेख में दिन बिताना होता है। यानी शिशु गृह होते हैं, वहाँ पर एक वयस्क व्यक्ति होता है, यानी स्त्री होती है, वहाँ पर वो अन्य बच्चों की भी देखभाल करती है। तो जिनके पास पैसे हैं, वो काम पर जाना चाह रहे हैं तो उनके पास वो छोड़ जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं है तो कहाँ पर, तो उनकी बड़ी बच्ची है, बड़ा बच्चा है, उसके पास छोड़ जाएंगे तो उसका तो नुकसान हो गया ना। बड़े बच्चे वो शिक्षा नहीं ले पहुँचेगा, शिक्षा से वंचित हो जाएगा और फिर वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। फिर उसके बाद वो आंगनवाड़ी केंद्रों में छोड़ जाती है। यदि वो नहीं छोड़ेगी तो उसके पास रहना पड़ेगा और वो कमाने नहीं जा पाएगी, वो परिस्थिति है, वो कमाना जाना पड़ेगा। कार्यस्थल पर भी ले जाती है शिशु, वो अपने कार्यस्थल पर भी ले जाती है शिशु को, उसे अन्य बच्चों के साथ एक वयस्क की देखरेख में दिन बिताना है। बालिका का एक बिल्कुल अलग प्रकार का अनुभव होता है। जब माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं तो वे बालिका के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं। जिन दिनों में वे बहुत थके हो तो संभव है कि बच्चे की ओर ध्यान ना दे पाए। तथापि कितना समय साथ बिताया से अधिक महत्वपूर्ण सवाल है, साथ बिताया हुआ समय कैसे बिताया गया। यहाँ पर कैसे समय बिताया से तात्पर्य है कि देखभाल करने वाले और बालिका में अंत्यक्रिया किस प्रकार की है। मैं आपके सामने बहुत जल्दी पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, फिर भी 1 घंटा हो गया। ऐसा भी संभव है कि एक व्यक्ति बालिका के साथ सारा दिन बिता दे परंतु उसकी ओर समुचित ध्यान ना दे, ना तो उसके साथ बात करे, ना ही खेले और ना ही उचित रूप से बालिका के प्रश्नों का उत्तर दे, अर्थात वह बालिका की अपेक्षा करता रहे। वयस्कों की प्रतिक्रिया से ही बच्चों को चाहे जाने और प्यार किए जाने का एहसास होता है। अतः कैसी बच्चों के साथ बिताए गए समय से यह नहीं जाना जा सकता कि बच्चे की देखभाल कैसे की गई है। यदि देखभाल करने वाला बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करे, बच्चे के साथ सार्थक संवाद स्थापित करे, उसकी ज़रूरतें पूरी करे और उसकी समस्याओं की ओर समूचे ध्यान दे तो थोड़ा समय भी अर्थपूर्ण हो जाता है। ये मायने नहीं रखता कि आपने समय बालक के साथ कितना बिताया, मायने रखता है कि कैसा बिताया, बहुत मायने रखता है।
कभी कभी पिता परिवार से दूर किसी अन्य शहर में रहता है। ऐसी स्थिति में परिवार का सारा उत्तरदायित्व माँ पर आ जाता है। कभी कभी परित्यक्ता या विधवा होने के कारण माँ अकेले ही बच्चों का पालन करती है। अतः जीवन यापन के साथ ही साथ बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व भी उस पर होता है। ऐसी स्थिति में बालिका जल्दी ही आत्मनिर्भर होना सीखती है। संभव है कि ऐसे में वह अपने पिता के ना होने का अभाव महसूस करे और अपने को अन्य बच्चों से भिन्न भी महसूस करे। माता पिता में से एक का अभाव भी बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, परंतु यह प्रभाव किस सीमा तक होगा या परिवार के अन्य लोगों की उपस्थिति पर निर्भर है। यानी अन्य लोग उसको या महसूस करने ही ना दे कि उसके पिता है या ना हो, तो वो उसका भी महसूस नहीं कर पाएगी। अब 5वां पढ़ेंगे हम पारिस्थितिकी संदर्भ। पारिस्थितिकी तो जानते होंगे ना, वातावरण कैसा होना चाहिए बच्चे का। पारिस्थितिकी यानी वहाँ के चारों ओर का परिवेश, वातावरण, उनके माता पिता क्या काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, वो सब पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी का तात्पर्य है कि वह भौतिक पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है, जिसमें भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, शिशु जगत एवं प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि उपलब्ध सुविधाएं, सड़क, अस्पताल, स्कूल। कई गांव, कई मोहल्ले ऐसे हैं वहाँ पर आज भी ना कोई सड़कें हैं ना कोई अस्पताल है, तो उन बच्चों की विकास के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि कैसा होगा। किस प्रकार की हरता अच्छी है या बुरी, खाद्य सामग्री, कपड़े या व्यवसाय, कार्य विभाजन व पुरुष और स्त्री की जिम्मेदारी परिस्थिति से निर्धारित होते हैं। ग्रामीण, शहरी और जनजातीय चित्रों की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। ग्रामीण, शहरी और जनजातीय चित्रों की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी और तटवर्ती क्षेत्र भी एक दूसरे से परिस्थिति के आधार पर भिन्न हैं। बच्चे वे कौशल सीखते हैं जो उन्हें अपनी परिस्थिति में जीवन यापन के लिए मदद करते हैं। बस यही रहा थोड़ा सा, बस ये आएगा। चित्रगांव में जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के गांव में जहाँ भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भेड़ पालन ज़्यादा होता है। मुख्य व्यवसाय, बच्चे भेड़ों को चराने ले जाते हैं और ऊन बनाना भी सीखते हैं। इसी प्रकार तटवर्ती क्षेत्र के गांव के बच्चे तैरना, नाव चलाना, मछली फांसना, उसे साफ करना आदि सीखते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले बच्चे ऊंट की देखभाल करना सीखते हैं और साथ ही साथ रेत के टीलों को पार करने में निपुण जाते हैं। क्या आपने ऐसी पहली भाषा सीखी थी कि परिस्थिति क्या प्रभाव होता है? देख लो, यदि आप रेगिस्तान में रह रहे हो तो बच्चे पहले ही सीख जाएंगे, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि ऊँट क्या होते हैं, ऊँट इतने लंबे होते हैं तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ नहीं, सबको पता चले जाएगा क्योंकि वो उस परिस्थिति क्षेत्र में रह रहे हैं। मैं इसको बहुत अच्छी प्रकार समझा सकती, लेकिन इसमें कोई है नहीं समझाने लायक। इस प्रकार इकाई में विभिन्न भौगोलिक स्थानों को ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रामीण समुदाय की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, चाहे वह तटवर्ती क्षेत्र में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो या रेगिस्तानी क्षेत्र में। वे शहरी या जनजातीय इलाकों में से भिन्न होते हैं। आगे की चर्चा इस विभाजन पर आधारित है। शहरों में रहने का अनुभव और गाँव में रहने का अनुभव और जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव, ये भरना है सिर्फ। अब तो शहर में रहने का अनुभव, यानी बच्चे शहर में रहते हैं तो उनका अनुभव कैसा होता है, देखते हैं, सीखते हैं। चलो, जब आप शहर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके ध्यान में क्या आता है? क्या आता है आपके ध्यान में? शहर में घनी आबादी, विविधता होती है। एक और अमीर लोग हैं जो सब कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं और दूसरी ओर भी गरीब हैं जो जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करते हैं। भव्य तथा आलीशान घरों के समीप झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं। उच्च आय वर्ग का एक 5 वर्षीय बालक स्कूल जाता है तो निम्न वर्ग का हम उम्र बालक नट का खेल दिखाकर अपनी जीविका अर्जित करता है। देख लिया अंतर? शहरों में अस्पताल, होटल, स्कूल, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यातायात के विभिन्न साधन और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शहर में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त सामान और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
जिनके पास साधन है वे सर्वोत्तम सामान खरीद सकते हैं। बालिका किस प्रकार रहती है, किन सुविधाओं का पालन उपयोग कर सकती है, वह किस दिन व्यतीत करती है, कैसे व्यतीत करती है, सब उसके सामाजिक वर्ग और परिवार के मानदंडों से निर्धारित होता है। उदाहरणतः झुग्गी झोपड़ी में रहने की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि बालिका को न चाहते हुए भी पता रहता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो पड़ोसी के घर जाती है, कोई भेदभाव नहीं होता है और ज़्यादातर वो समय सहपाठियों के साथ बिताती है। गाँव में ऐसा होता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि बालिका को न चाहते हुए भी पता चलता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। लोगों के बीच व्यवहारिक आदान प्रदान बहुत रहता है और बालिका कई साथियों के साथ बड़ी होती है। दूसरी ओर उच्च आय वर्ग के लोग बड़े व निजी मकानों में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार पड़ोसी संबंध बनाते हैं। उनकी इच्छा है तो पड़ोसी संबंध बनाएंगे। शहरों के लोग इच्छा नहीं है तो नहीं बनाएंगे, वो अपने निजी मकानों में रहेंगे। लेकिन ऐसा गाँव में नहीं होता है। गाँवों में आपस में थोड़ा मेल भाव होता है, पड़ोसी संबंध बनाते हैं इच्छा अनुसार। ऐसी स्थिति में अगर बालिका इकलौती हो तो संभव है कि जब तक वह स्कूल नहीं जाती तब तक उसकी कोई सहेली ना हो। पर इन सब भिन्नताओं के बाद भी शहर में रहने वाले सभी बच्चों के अनुभव में जो एक समानता है वह है शहरी जीवन की तेज रफ्तार। गांव में रहने का अनुभव। अब बच्चे गांव में रह रहे हैं, उसके अनुभव भी देख लो। गांव को शहर से अलग करने वाली भिन्नता गांव की कम आबादी है। छोटे गांव में अधिकांश लोग एक दूसरे को जानते हैं। गाँव में यातायात, अस्पताल, सिनेमा, स्कूल और पक्की सड़कों जैसी सुविधाएं शहर के पीछे कम होती हैं। यहाँ के जीवन की गति भी धीमी होती है। परिवार और जाति समूह के बीच कड़ी सीमाएं नहीं होती। परिणाम स्वरूप संभव है कि बालिका दिन का काफी समय अन्य घरों में बिताए और अनेक साथियों के बीच बड़ी हो। गाँवों में अधिकतर बच्चे अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाते हैं, चाहे वह खेती बाड़ी हो या कोई शिल्पकारी, दस्तकारी, कारीगर जैसी मिट्टी के बर्तन या गलीचे बनाना। बच्चों का अधिकांश समय माता पिता के काम में मदद करते हुए बीतता है और माता पिता को काम में अधिकांश मदद किस हद तक चाहिए या परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर परिवार गरीब है तो सभी सदस्यों को काम में हाथ बटाना पड़ता है। गाँव में क्या होता है कि बच्चे अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उसमें अपना हाथ बटाएंगे और माँ के साथ लड़की काम करेगी और पिता के साथ लड़का। ऐसा ज़्यादातर होता है और वो उस काम को सीख जाते हैं बदलते हुए। बट यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चों को स्कूल जाने का समय, आर्थिक स्थिति अच्छी है, यदि गाँवों में आर्थिक स्थिति सही है तो वो स्कूल जा सकते हैं। स्कूल जा सकते हैं। स्कूल ज़्यादातर 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक और 2 किलोमीटर के दायरे में 5 से 8 तक विद्यालय होते हैं। तो स्कूल तो मिल ही जाते हैं 1-2 किलोमीटर की दूरी में। तो आर्थिक स्थिति सही है तो बच्चों को भेज सकते हैं सरकारी स्कूल में। छुट्टियों में वह माता पिता की मदद करते हैं और छुट्टियों में तो भी माता पिता की मदद करते हैं। बदलते हुए मूल्यों के साथ गाँव में शिक्षा को महत्वपूर्ण मान्यता मिलने लग गई। अब थोड़ा शिक्षा का असर हो रहा है। जो माता पिता समर्थ हैं भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बेटियों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य देना चाहते हैं। गाँव में अस्पताल और योग्य चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों की कई बीमारियों का उचित उपचार नहीं हो पाता। अगर गांव के आसपास कोई स्कूल ना हो तो अधिकांश बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यातायात के अपर्याप्त साधनों के कारण बच्चे गांव से बाहर नहीं जा पाते तो उन्हें बाहरी दुनिया से परिचित होने का मौका नहीं मिलता। जबकि एक शहरी बच्चे को अखबार, पत्रिकाओं, टेलीविज़न और किताबों से विविध जानकारी मिल जाती है। ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहरी बच्चों की जानकारी भिन्न होती है, क्योंकि गांव के बच्चे एक छोटे से दायरे में रहते हैं और शहर के बच्चे टेलीविज़न, किताब, पुस्तक, अखबार सब कुछ देखते रहते हैं और वो शिक्षित भी हो जाते हैं तो पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। एक 3 वर्षीय शहरी बालिका यह जानकर हैरान होती है कि भैंसें दूध देती है। एक शहरी बालिका से पूछना कि भैंसें दूध कैसे देती हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन आप एक गाँव के बच्चा या बच्ची से पूछना, वो पूरी डिटेल बता देगी कि खाना कैसे खाती है, कैसे रंग की होती है, क्या करती है, कैसे चलती है, कैसे दौड़ती है, दूध कैसे देती है, दूध से दही बनता है, दही से पनीर, दूध से पनीर बनती है, सब कुछ बता देगी। लेकिन एक शहरी बालक नहीं बता पाया क्योंकि उसने उस वातावरण में नहीं रहा है भाई।
इसके विपरीत गांव की बालिका रोज की भैंसों को धोते हुए देखा करती है। शहर में रहने वाली बालिका बड़े विश्वास से हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोटर कारों के बारे में बातचीत कर सकती है। संभव है कि गांव की बालिका को इस कम प्रकार की जानकारी ना हो, परंतु यह केवल पता देखकर पौधों को पहचान लेती है और वह जानती है कि पौधे कैसे उगाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन में समानता होते हुए भी प्रत्येक गांव की एक अलग तस्वीर होती है। शहरों के नज़दीक के गाँव में यहाँ उन गाँवों जिनमें औद्योगिक इकाइयाँ जैसे कि कारखाने या कोई अन्य उत्पादन इकाई है, वहाँ अस्पताल, स्कूल और यातायात की सुविधाएं बेहतर होती हैं। रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क के विस्तार से बाहरी दुनिया गांवों तक पहुंच गई है। लोग अपना पारिवारिक व्यवसाय छोड़कर शहर में अधिक आमदनी कमाने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर राजस्थान का बैया गांव, राजस्थान के गांव है बैया गांव, में पहली बार सुन रही हूँ, जैसे दूरस्थ गांव भी है। इस गांव में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भाई राजस्थान का एक बैया गांव है, बन सकता है प्रश्न, कोई दोहराए नहीं है। अपने आप को एक एक प्रश्न तैयार करके चलना पड़ेगा। बुक है भाई आंगनवाड़ी वाली, बैया गांव है, राजस्थान का है। इसमें देखना क्या है, ये दूरस्थ है यानी दूर है थोड़ा। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र 60 किलोमीटर, भाई 60 किलोमीटर दूरी है स्वास्थ्य केंद्र की। जब तक जाएगा, जब तक तो राम राम हो जाएगा, पता नहीं। और एकमात्र अस्पताल 150 किलोमीटर दूर, जैसलमेर के पास है, 150 किलोमीटर। नज़दीकी प्राथमिक स्कूल 50 किलोमीटर की दूरी, तो शिक्षा कैसे प्राप्त करोगे भाई। और देवड़ा पर है, और निकटतम बस स्टॉप 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में अनुभव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव, भारत में अनेक जनजातियां हैं। डामोर है, गरसिया है, भील है, मीना है, आपने पढ़ी होंगी, सांसी है, राजस्थान की है। और हर एक की रीति रिवाज, कानून, व्यवसाय और महिलाएं व पुरुष की भूमिकाएं व उत्तरदायित्व अलग अलग हैं। जनजातीय जीवन में बहुत विविधता है। शहरों और कस्बों के नज़दीक की जनजातियां उनके संपर्क में आने से वहाँ के जीवन की मुख्य धारा में घुल मिल गई हैं। कुछ जनजातियां बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहती हैं। उनका बाहरी लोगों से ना के बराबर संपर्क होता है। एक जनजातियां लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होती हैं और केवल कुछ वस्तुओं के लिए ही बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहती हैं। उनका बाहरी लोगों से ना के बराबर संपर्क होता है। ये अन्य जनजातियां लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होती हैं और केवल कुछ वस्तुओं के लिए बाहरी दुनिया पर आश्रित होती हैं। इस प्रकार की स्थितियों में बालिका इस धारणा के साथ बड़ी होती है कि उसकी जनजाति की जीवनचर्या ही जीने का एकमात्र तरीका है। चलिए अब हम पहाड़ी मड़िया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है, यानी कोई पहाड़ी मड़िया जनजाति है जो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की है और जिसका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रहता है। यहाँ जूम खेती जीवित रहने का एकमात्र साधन है, इसलिए सारा गांव हर 2-3 वर्ष में स्थान बदलता रहता है। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होने के कारण निजी जायदाद को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लोग बाहरी दुनिया पर केवल नमक, मिर्च और तंबाकू के लिए निर्भर हैं। जनजाति के लिए एकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग अपने कानून, प्रथाओं और प्रतिमानों का सख्ती से पालन करते हैं। पहाड़ी मड़िया में विवाह से पूर्व यौन की आज्ञा है, परंतु कौटुंबिक व्यभिचार वर्जित है। बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है कि बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता। इस मड़िया पहाड़ी जनजाति में बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता। तलाक लेना व देना पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए आसान है, परंतु विवाह इतर यौन संबंध पर मौत की सजा मिलती है। यानी अन्य से कोई संबंध बनाते हैं तो उसे मौत की सजा मिलती है। यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण अस्वस्थता बहुत अधिक है। तथापि राज्य सरकार और स्वैच्छिक एजेंसियों की मध्यस्थता की वजह से पहाड़ी मड़िया जनजाति बाहरी दुनिया से परिचित हो गई है। इस कारण उनके रहन सहन में बदलाव आया है। अब वहाँ पर एक अस्पताल, स्कूल, व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र और उचित दर की व दुकानें भी हैं। हालांकि अधिकांश लोग अब भी गांव के वैद्य के पास जाते हैं, परंतु कुछ लोग अब अस्पतालों में भी जाने लगे हैं। स्कूल के 30 से 40 किलोमीटर दूरी होने पर भी बहुत से
लड़कों लड़कियों में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है और वे वहाँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह जनजाति गांव जहाँ पहले पहुँचना कठिन था अब सड़कों द्वारा जिलों से जोड़े जा चुके हैं और सौर ऊर्जा का भी कुछ गांवों में उपयोग किया जा रहा है। झूम खेती को व्यवस्थित खेती में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भोजन संबंधी आदतों में बदलाव आया है। भाई एक चैप्टर हो गया बाल्यकाल के अनुभव पूरा देख लिए। 1 घंटा 24 मिनट हो गए। ये बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न 3 के हैं। प्रत्येक धर्म में सत्य सत्य महत्व देना है। अब बताओ। प्रत्येक धर्म में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य समझा गया है। वह बचपन को सीखने का समय माना गया है। सही है ना कि बचपन में कुछ ना कुछ बच्चे सीखते हैं अपने पारिस्थितिकी परिवेश से, परस्पर संबंध से, अपने खेलने से, अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। जो बालिका ऐसे परिवार में रहती है जहाँ उसका ध्यान रखने वाले कई लोग होते हैं, वह अनेक लोगों में से भावनात्मक संबंध स्थापित करती है। सही है ना। बालिका जितने परिवारों में बालिका जिस परिवार में रह रही वहाँ पर यदि ज़्यादा सदस्य हैं, दादा दादी हैं, तो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ेगी और ज़्यादा भावनात्मक विकसित होंगी और उससे बातें करेंगे। तो सही है। बच्चे के साथ कितना समय व्यतीत किया गया है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह समय कैसे बिताया गया है। हमने पढ़ा था ना, यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है कि समय कितना बिताया गया है, यहाँ महत्वपूर्ण है कि बच्चे के साथ किस प्रकार का वार्तालाप किया गया है, कैसे समय बिताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई सारांश है। सारांश में यही है कि हमने क्या क्या पढ़ा। लेकिन ये पूरा चैप्टर 1 हो गया, यानी बच्चों की देखभाल। तो बाल्यकाल के अनुभव हमने पढ़े थे कि बाल्यकाल में अनुभव कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो हमने एक मैं रैपिड रिवीजन करती हूँ, देखिए कितना याद होता है। ओके ठीक है। तो हमने बाल्यकाल के अनुभव जाने यानी बालक अपने बचपन में कैसे अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है। तो एक लड़की थी, उन्होंने अपने सरसों का दाना किया गया, चींटी खेलती है का मनोज नाम का लड़का था, एक वर्षा में खेल रही थी। तो ये अनुभव हो गए, उन्होंने अनुभव प्राप्त किए थे और अपने धर्म से, परस्पर संबंध से, अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से और अपने गांव से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से, अपने सहपाठियों से जितना भी उन्होंने अनुभव एकत्रित किया था, उन्होंने उस अनुभव से कुछ ना कुछ तो सीखा और उन पारिस्थितिकी परिवेश का क्या प्रभाव है और बच्चों में विविधता का कारण क्या है। यानी 2 बच्चे हैं, एक शहर में रह रहा है, एक गांव में रह रहा है, क्या उनमें विविधता नहीं होगी उनके बचपन के अनुभव में? उसका अनुभव क्या रहेगा, उसका अनुभव क्या रहेगा। किसी को जानकारी में भी अंतर होगा। उसको शहर के बच्चे को टेलीविज़न है, समाचार है, उसके बारे में शिक्षित है, उसको जानकारी होगी। उसको यह पता नहीं है कि खेत क्या होते हैं, क्योंकि भाई गया नहीं है ना, उसे अनुभव नहीं मिला है। लेकिन इस गांव की बच्ची को पूछना कि भैंस कैसी होती है, दूध कैसी देती है और खेत कैसे होते हैं, तो वो सब कुछ बता दी। वो उसके वातावरण पर या महसूस है। आपने कुछ जनजातियाँ पढ़ी थी, आपने एंड में पढ़ी थी पहाड़ी मड़िया, तो वो अब थोड़ा परिवर्तन हो रहे हैं समय के हिसाब से। और हमने अलीगढ़ का वो ताला उद्योग पढ़ा, ताला उद्योग पढ़ा था ना, उसमें बच्चों का शोषण किस प्रकार से हो रहा था। भाई 14-14 घंटे काम करा रहे थे उन बच्चों पर, तो वो शोषण हो गया ना, बाल श्रम। और उनकी श्रम के हिसाब से उन्हें रुपये भी नहीं दे रहे थे, तो वो एक तरह से उनका शोषण हो गया। लेकिन एक काम होता है जो परिवार के लोग करा रहे हैं, तो वो उन्हें बड़ी शांति से करा रहे हैं और जिनकी क्षमता है उसके अनुसार करा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर तो चाय पियाते थे तो नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आएगी तो वो काम करेंगे। तो बहुत शोषण हो रहा है बच्चों का, हो रहा है कई कई स्थानों पर, थोड़ा हो रहा है परिवर्तन। तो इसके बारे में हमने यही जाना। तो हमारा जो 105 अंक है ना, इसका हम कवर करेंगे। अब वही आपको समय तो कितना है, लेकिन आपको जो लक्ष्य की बुक है ना, वो बहुत अच्छी समझ में आएगी। बच्चों का प्रारंभिक देखभाल, उसमें तो इस चैप्टर का नाम है देखो बच्चों के लिए देखभाल। तो हमारा चैप्टर है ना बच्चों की देखभाल, प्रबंधकीय गुण और स्वास्थ्य पोषण, वो अलग बुक है।
उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी समझ इतनी बन जाएगी कि आप किसी दूसरे को समझ, लेकिन एक महिला के नाते, एक स्त्री के नाते आपको इन बुकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और इस शिक्षा को ज़रूर लेना चाहिए। और बस यही है, समय बहुत लग गया, लेकिन आपको समझ बहुत आया होगा, मुझको भी बहुत समझ में आया। और जो भाषा टीचर यूज करता है वो समझ नहीं आती ना हमारे पेपर में, तो हमारा पेपर सही नहीं हो पाता। वो हमने रीट में देख लिया मैंने कि भाषा और समय की पाबंदी इतनी थी कि समय निकल गया, तो पता चलेगा आंसर की आगे जब, लेकिन मेरा फोर्थ ग्रेड में हो गया है, तो अब फोर्थ ग्रेड से शांति नहीं मिल रही है कि ऐसी नौकरी थोड़ा देखते हैं। पर अब सुपरवाइजर मैंने चुना है, सुपरवाइजर तो एलडीसी, तो पार्ट 2 पर मैं काम करूँगी। पार्ट 1 तो हो जाएगा, पार्ट 1 तो एलडीसी सुपरवाइजर में कॉमन है, तो ठीक है।